हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन प्रीवियस ईयर की जो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस हैं उन्हें वन बाय वन देखते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक और साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं है उसे आपको ढूंढना है। ऑप्शन है परिवार निरौपचारिक अभिकरण, विद्यालय औपचारिक अभिकरण, राज्य अनौपचारिक अभिकरण, स्काउटिंग निरौपचारिक अभिकरण। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है वो है परिवार। ये निरौपचारिक अभिकरण नहीं होता है बल्कि एक अनौपचारिक अभिकरण में ये आता है परिवार। ठीक है, बाकी जो है सारे सही सुमेलित हैं। विद्यालय औपचारिक अभिकरण राज्य अनौपचारिक अभिकरण में आता है, स्काउटिंग निरौपचारिक अभिकरण में आता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, शिक्षा को समाज की एक उप प्रणाली समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी एक जटिल संरचना है, इसके अपने सुपरिभाषित उद्देश्य एवं कार्य हैं, या यह एक आवश्यक सेवा है जो समाज की व्यक्तियों को प्रदान करनी होती है, या फिर समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति शिक्षा की प्रभावशाली कार्यप्रणाली पर एवं शिक्षा की कार्यप्रणाली समाज पर निर्भर करती है। इसमें राइट आंसर रहेगा कि शिक्षा को समाज की एक उप प्रणाली समझा जाता है क्योंकि समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति शिक्षा की प्रभावशाली कार्यप्रणाली पर एवं शिक्षा की कार्यप्रणाली समाज पर निर्भर करती है। ठीक है, डी वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसी महात्मा गांधी की वर्धा योजना का एक सिद्धांत नहीं माना जा सकता है? सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिल्प केंद्रीयता, उत्पादक कार्य का आत्मसमर्थक या भरण पोषण पक्ष, या शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है उसे देख लेंगे। तो इसमें जो महात्मा गांधी की वर्धा योजना के सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो शिल्प केंद्रीयता भी है, उत्पादक कार्य का आत्मसमर्थक भी है एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये बात कही गई है वर्धा योजना, जो कि 1937 में महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा के नाम से या वर्धा योजना के नाम से लाई गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन ए है वो इसमें रॉन्ग है। इसमें सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर बताना है। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, या व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, या विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान का विकास। तो कौन सा जो है शिक्षा का उद्देश्य जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, ये सभी होंगे, लेकिन विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान का विकास ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत। ठीक है, इसकी जगह पर आपको इंक्लूड करना है राष्ट्रीयता का विकास। ठीक है, एक व्यक्ति विशेष के अंदर या बालक के अंदर जो है इन सभी गुणों के साथ में राष्ट्रीयता का विकास की भावना के लिए जो है शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, आगे है, छात्रों को एक सारणी में दिए गई परिचित आंकड़ों की सहायता से ग्राफ खींचने को कहा जाता है। कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है इसके द्वारा? इस जो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है इस पर आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य जो है बच्चे को जो है वो प्राप्त कर रहा है। बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान या मूल्यांकन। ठीक है, तो वह किससे हेल्प ले रहा है? छात्रों के एक सारणी से। ठीक है, यहाँ से परिचित आंकड़ों की सहायता से वो ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहा है या खींच रहा है या उसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? अनुप्रयोग कर रहे हैं। अनुप्रयोग मतलब किसी दूसरी चीज़ से अपने समाधान में वह क्या कर रहा है? उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसे अनुप्रयोग कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है, इसका तात्पर्य है उत्पाद, परिक्रिया, संदर्भ, निवेश। इसमें राइट आंसर रहने वाला है बी, परिक्रिया। अगला है, शिक्षा का कार्य है संस्कृति का संरक्षण, सामाजिक पुनर्रचना, समालोचना, चिंतन का विकास, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का कार्य सभी होंगे इसमें, क्योंकि संस्कृति का संरक्षण भी शिक्षा के अंतर्गत आता है, सामाजिक पुनर्रचना, समालोचना की चिंतन का विकास, इस बेस पे आंसर उपरोक्त सभी रहने वाला है। इसमें शिक्षा के सभी कार्यों को आप एक बार देख लें। ठीक है, शिक्षा मानव की अंतः शक्तियों का प्रगतिशील विकास करती है,
शिक्षा संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण, हस्तांतरण और विकास करती है। नागरिकों को नागरिकता के अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बनाती है। ठीक है। साथ में सामाजिक पुनर्रचना व व्यावसायिक कुशलता की उन्नति का विकास करती है। आध्यात्मिक चेतना तथा समालोचना चिंतन का विकास करती है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। यह शिक्षा स्वतंत्र चिंतन की क्षमता का विकास करती है, नेतृत्व की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसमें शिक्षा के कार्य हैं। इनको नोट भी कर सकते हैं आप, ताकि आपके सामने कभी भी शिक्षा के कार्य से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सके। ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भावात्मक पक्ष उद्देश्य में घटक हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य में घटक होते हैं 5। इसमें आंसर ए सही होगा। कौन कौन से हैं? आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभाविकरण। ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षा के अभिकरणों के लिए सही अनुक्रम बताना है आपको। ठीक है। औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकतर, फिर है औपचारिक, औपचारिकतर, अनौपचारिक, फिर आता है सी वाला अनौपचारिक, औपचारिकतर, औपचारिक, फिर औपचारिकतर या औपचारिक अनौपचारिक। सही उत्तर रहने वाला है इसमें ए वाला औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकतर। ठीक है। औपचारिक में आता है आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी हो गया। अनौपचारिक में आता है आपका घर, ठीक है, आपका आस पड़ोस, धार्मिक स्थान, राजनीतिक दल। औपचारिकतर में आता है आपका मुक्त विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा। ठीक है। तो ये सही क्रम होगा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकतर। ये याद रखना है आपको। बढ़ेंगे नेक्स्ट। मूल्यों के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया? तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है किसने किया है? इसे ऑप्शन देखेंगे, मुर्रे, रोशा, स्पेंजर या थॉर्नडाइक। तो इसमें किया है किसने? स्पेंजर के द्वारा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकी 3 मूलभूत क्षेत्रों पर आधारित है। इनमें से कौन सा अलग है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, प्रतिक्रियात्मक या मनोचालक। ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है प्रतिक्रियात्मक, जो सी वाला है वो राइट आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन भावात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित नहीं है? भावात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आग्रहण, अनुक्रिया, व्यवस्थापन या प्रत्यक्षीकरण। तो भावात्मक पक्ष में आग्रहण भी होता है, अनुक्रिया भी और व्यवस्थापन भी, लेकिन प्रत्यक्षीकरण जो कि इस उद्देश्य से संबंध नहीं रखता है। ठीक है। ये याद रखना है। और इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं ये भी देख लें। आग्रहण हो गया, प्रतिक्रिया, अनुमुख्यन, संगठन और स्वाभाविकरण। ये जो है भावात्मक क्षेत्र में इंक्लूड हैं। ठीक है। मतलब ये इसका एक तरह से अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? अभी हमने अनौपचारिक, औपचारिक सारे अभी जाने थे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, राज्य, धर्म। आपको बताना क्या है? औपचारिक बताना है, फोकस करो। तो इसमें औपचारिक में हमने बोला था क्या? विद्यालय। ठीक है। विद्यालय किसके अंतर्गत आता? औपचारिक। कॉलेज हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी, पुस्तकालय आपका औपचारिक अभिकरण में आता है। परिवार है अनौपचारिक में। राज्य, धर्म ये किस में आएगा? निरौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत। ठीक है। ये याद रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की सर्वप्रथम चर्चा की थी, किसने की थी? शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की सर्वप्रथम चर्चा की थी रॉश ने, पेस्ट्रोलॉजी ने, नन ने या डीवी ने? तो शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य की चर्चा थी वो पीवी नन के द्वारा की गई थी। फिर है परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्नपूर्वक या नियमित रूप से। ठीक है। तो परिवार कैसा विकरण है? अनौपचारिक। तो इसमें आंसर बनेगा अनौपचारिक रूप से। आगे है शिक्षा के रूप में आत्मानुभूति यानी कि एक सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है से तात्पर्य है। इसका अर्थ बताना है आपको। ठीक है। शिक्षा के रूप में आत्मानुभूति का अर्थ क्या है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास या भावात्मक विकास। तो आत्मानुभूति शिक्षा के रूप में होता है समस्त मानव शक्तियों का पूर्ण विकास। सी वाला जो है ये सही उत्तर रहने वाला है। फिर है इनमें से कौन शिक्षा का एक व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नागरिक के रूप में विकास, सौंदर्य बोधात्मक विकास। ठीक है। इनमें से कौन शिक्षा का एक व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है? ये है सी वाला, नागरिक के रूप में विकास। आगे है अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा पाठशाला का औपचारिक कार्य नहीं है? पाठशाला का औपचारिक कार्य बताना है आपको जो कि नहीं है, ठीक है। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को उपयोगी ज्ञान देना, छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा कि विद्यालय भाई कहीं से भी ये हेल्प नहीं करता है कि वो छात्र क्या करें, अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करें, या उस क्षेत्र में किसी तरह का जो इंटरफेयर है वो स्कूल की तरफ से नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर है, आज की वैश्वीकरण के युग में शिक्षा को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन है इसमें व्यक्तिगत एकीकरण पर, भावात्मक एकीकरण पर, राष्ट्रीय एकीकरण पर, या अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पर। तो आज के वैश्विक युग में शिक्षा को महत्व अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पर देना चाहिए। फिर है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, या किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना, ठीक है। तो आधारभूत जो उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आंसर रहने वाला है व्यक्ति का विकास करना, ठीक है। फिर शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान या जोर जोर से पढ़ना, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास या विद्यालय बनाना। तो अभी जस्ट हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना होता है, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के कौशल हैं उनको उभारना, ठीक है। वो किस तरह से एक सभ्य नागरिक बन करके जो है वो अपने देश के लिए अच्छे कार्य कर सके, इन सभी चीज़ों के उद्देश्य से क्या होता है, शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। फिर है, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकतर साधन है, इनमें से कोई नहीं। परिवार जो है अनौपचारिक साधन है, ठीक है। इसको हमने अभी तक कई बार रिपीट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा शब्द समानार्थी है, किसका जैसा अर्थ सेम होता है शिक्षा से संबंधित? ऑप्शन है निर्देश, विद्यालयीकरण का, या प्रशिक्षण का, या स्किनर। शिक्षा शब्द समानार्थी होगा प्रशिक्षण का, ठीक है। प्रशिक्षण मतलब जब कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिखाया जा रहा है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, तो जब प्रशिक्षण के दौरान भी क्या होता है, सीखने की एक प्रक्रिया होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शिक्षा शब्द का समानार्थी। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखेंगे शिक्षा प्रसार, सामुदायिक समन्वय, सांस्कृतिक संरक्षण, या आर्थिक संचय लाभ। तो निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो ये है आर्थिक संचय लाभ। फिर है, निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है सिनेमा घर, कक्षा विभाग, टीवी, परिवार। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, तो निरौपचारिक में सिनेमा घर, टीवी, ठीक है, ये आएगा। लेकिन परिवार मतलब पूछा क्या गया, नहीं है, तो कक्षा विभाग नहीं होगा, क्योंकि कक्षा विभाग क्या है, एक औपचारिक, ठीक है, औपचारिक शिक्षा का ये अभिकरण होता है या साधन होता है, ठीक है। परिवार हो गया ये अनौपचारिक। आगे है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है उजागर करना, उड़ेलना, सृजन करना, या प्रेरित करना। तो शिक्षा शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है उजागर करना, यानी कि किसी चीज़ को लेकर के बच्चे को उसके ज्ञान में वृद्धि करना, या उसके सामने किसी भी विषय को लेकर के एक स्पष्ट व्यू रखना, ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। शिक्षा का शब्द ही क्या होगा, उजागर करना, ज्ञान को उजागर करना, बच्चे के स्किल को डेवलप करना, विकसित करना, ठीक है, ये होगा। फिर है, विद्यालय किस प्रकार के शिक्षा का साधन है? ये अब तक कई बार पूछा गया है, तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। विद्यालय, इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, इसमें राइट आंसर रहेगा औपचारिक साधन है। फिर है, जिला प्रशिक्षण और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण जो संस्था है, उसका उद्देश्य निम्नलिखित को प्रशिक्षण देना है। किसको प्रशिक्षण देना है? औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को, या अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को, या प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत कर्मियों को, या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर बनने वाला है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि शिक्षा जो है क्या है, एक शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो डाइटो है, जो कि जिसका निर्माण ही हुआ है किस लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग अलग लेवल में, ठीक है। 1986 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की क्या हुई है, इसमें स्थापना की गई है।
तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, स्पेस पे आंसर डी बनेगा। फिर है प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव दिया लॉर्ड रिपन ने, मैकाले ने, एडम ने, विलियम हंटर ने। ठीक है, आंसर डी इसका रहेगा, विलियम हंटर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव दिया है विलियम हंटर ने। ठीक है, इसमें क्या है कि जो 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इस आयोग में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो किसका होना चाहिए, स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनको दिया जाना चाहिए, उनके अंडर रह कर के कार्य को किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव दिए थे हंटर आयोग ने। फिर है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के लक्ष्य समूह हैं कौन कौन से, निरक्षर प्रौढ़, 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे, प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चे या उपरोक्त सभी। तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के लक्ष्य समूह ये सभी ही होंगे, उपरोक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है। इसे समझ लेते हैं डिटेल में। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण वे सामाजिक समूह तथा संगठन हैं जिनका निर्माण सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतः होता रहता है और जिनके सामने औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन ये जाने अनजाने बच्चों, युवकों, प्रौढ़ों की शिक्षा को प्रभावित करते रहते हैं, जैसे परिवार हो गया, समुदाय, धार्मिक संस्थाएं आदि। इस प्रकार शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के लक्ष्य समूह उपयुक्त सभी होंगे, यानी कि इसका आंसर जो है डी वाला रहेगा। ठीक है, शिक्षा का सर्वाधिक पूर्ण उद्देश्य क्या है। ठीक है, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास या मानसिक विकास। ठीक है, तो इसमें है सर्वाधिक पूर्ण उद्देश्य होता है मानसिक विकास। ठीक है, फिर है सभी दुष्टता कमजोरी के कारण आती है, यह कथन शिक्षा के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। किस उद्देश्य की ओर संकेत करता है कि सभी दुष्टता कमजोरी के कारण आती है। ऑप्शन देखेंगे, मानसिक विकास, नैतिक विकास, व्यावसायिक विकास या शारीरिक विकास। तो ये दुष्टता कमजोरी के कारण आती है, इसी कथन जो है नैतिक विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से इच्छित आदतों और अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान है विद्यालय, खेल का मैदान, घर या क्लब। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से। तो एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से इच्छित आदतों और अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा होता है, विद्यालय। ए वाला इसमें सही उत्तर रहेगा। फिर शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है वर्तमान परीक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति या वस्तुनिष्ठ पद्धति। तो सी इसमें सही उत्तर होगा, शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। अगला है शिक्षा क्या है, शिक्षा अनुदेश है, शिक्षा किताबी ज्ञान है, स्कूल के भीतर एक एवं बाहर प्राप्त किया गया समस्त अनुभव शिक्षा है या कुशाग्रता शिक्षा है। क्या है इसमें राइट आंसर, सी स्कूल के भीतर एवं बाहर के जो प्राप्त किया गया ज्ञान है, ये किसी भी तरीके से एक बच्चा सीखता है तो सबको क्या कहते हैं, सारे अनुभवों को शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, फिर है औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है, औपचारिक कौन सी है, विद्यालय ही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसका राइट आंसर है विद्यालय। औपचारिक शिक्षा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्लबों से, राजनीतिक दलों से, धार्मिक स्थलों से। बताइए इसका आंसर, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विद्यालयों से। अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत क्या हैं, विद्यालय, कोचिंग केंद्र, बिना किसी औपचारिक के वातावरण से प्राप्त अनुभव या शिक्षा दाता। अनौपचारिक पूछा है तो ये क्या होगा, सी इसमें सही उत्तर रहेगा, बिना किसी औपचारिक के वातावरण से प्राप्त अनुभव। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में क्या आता है, जो मतलब हम विद्यालय, स्कूल, ठीक है, कोई भी शिक्षा का केंद्र जो है वो ना होकर के कोई बाहर, ठीक है, जिसमें हम अलग तरीके से सीख रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ से सीख रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा उसमें इंक्लूड होती है। आगे है गैर औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, वास्तविक शिक्षा की दिशा में आंखें खोलने हेतु, विपक्षी दल को संतुष्ट करने हेतु, औपचारिक संस्थाएं अपने यहाँ भर्ती कराने की भीड़ को संभाल पाने में असमर्थ है या इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है सी वाला, औपचारिक संस्थाएं अपने यहाँ भर्ती कराने की भीड़ को संभाल पाने में असमर्थ हैं, इसलिए जो है गैर औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता
हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इसमें बिल्कुल सही राइट आंसर मिल रहा है। फिर है, इनमें से कौन सी स्थिति शिक्षा के खराब स्तर के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत विशेष ध्यान देना होता है, ठीक है। ऑप्शन है शिक्षा का दोहरा मानदंड, धनी व्यक्ति खराब स्तर की परवाह नहीं करते, शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते हैं, या विद्यार्थी धार्मिक नहीं होते। तो इसमें क्या लिखा है कि कौन सी स्थिति शिक्षा के खराब स्तर के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जिम्मेदार पहले कौन कौन सी उसे देख लेते हैं। शिक्षा का दोहरा मानदंड, शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते हैं, विद्यार्थी धार्मिक नहीं होते। तो ऑप्शन इसमें रहने वाला धनी व्यक्ति खराब स्तर की परवाह नहीं करते, ठीक है। फिर है शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है, सबसे उत्तम सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है शिक्षा का। व्यक्ति के चरित्र का संपूर्ण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, या व्यक्ति के शरीर एवं बुद्धि का विकास। तो इसका आंसर है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। फिर है राज्य शिक्षा का साधन है औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकतर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राज्य शिक्षा का साधन है कौन सा, किसके अंतर्गत आता है ये आप बताएंगे। तो ये आता है अनौपचारिक शिक्षा के साधन के अंतर्गत। फिर है, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखीय प्रक्रिया है। बटलर, बॉसिंग, एडम्स, सुकरात। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स के द्वारा कहा गया है, जिसमें शिक्षार्थी होता है, ठीक है, और द्विमुखी मतलब एक तरफ से शिक्षक और एक तरफ शिक्षार्थी। तो इस बेस पे ये क्या हो गया, द्विमुखी हो गया है, ठीक है। फिर है, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र का संपूर्ण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति के शरीर एवं बुद्धि का विकास। अभी जस्ट ये रिपीट हुआ था, ये इसका आंसर रहने वाला है बी। शिक्षा के अभिकरण प्रमुख हैं 2, 7, 5, 7 या 3। तो अभिकरण कौन कौन से हैं, इसमें आंसर रहने वाला है आपका 3, ठीक है। डी वाला बिल्कुल सही होगा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अगला है, 9 से 15 वर्ष वाले आयु के स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के लिए जो योजना चलाई गई है वह है कौन सी है। औपचारिकतर शिक्षा, सतत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या प्रौढ़ शिक्षा। तो ये है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, जो कि 9 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लिए जो है इसकी व्यवस्था की गई है, और इसके साथ साथ में जीविकोपार्जन के साथ साथ शिक्षा प्राप्त की जा सके, इस तरह की ये योजना जो है वो बनाई गई है, ठीक है। फिर है, अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। सबके लिए सुलभ, विशेष वर्ग की शिक्षा, केवल प्रौढ़ों के लिए, या केवल स्कूल से बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो सबके लिए सुलभ जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये सभी के लिए सुलभ होती है, ठीक है, यानी कि आसानी से मिल सकती है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा में क्या आता है आपका आस पड़ोस, आपका परिवार हो गया सबसे पहले, ठीक है। फिर है, कौन सा कथन अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही नहीं है। परीक्षा आवश्यक नहीं है, परीक्षा आवश्यक है, प्रवेश आवश्यक नहीं है, या स्थान एवं समय निश्चित नहीं है, संबंध में सही नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। इसमें राइट आंसर है कि परीक्षा आवश्यक नहीं है, ये याद रखना, परीक्षा आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। फिर है अगला, निम्न में से कौन सी शिक्षा की औपचारिक एजेंसी नहीं है। औपचारिक पूछा गया फिर से, परिवार, विद्यालय, पुस्तकालय, पाठ्य पुस्तकें। तो ये परिवार इसमें होगा, जो ए वाला है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ये किस में आता है, अनौपचारिक में, परिवार। फिर शिक्षण के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की योजना सर्वप्रथम किसने विकसित की थी। आंसर होगा इसका, पहले ऑप्शन देखेंगे, मेगर, ब्लूम, स्किनर, क्राउडर। तो शिक्षण के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की योजना सर्वप्रथम ब्लूम ने क्या की थी, विकसित की थी, जिसमें कि ब्लूम के द्वारा 3 पक्ष बताए गए थे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।